नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 2 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कंपनी लॉ को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज का हमारा वीडियो लेक्चर वन शॉट वीडियो लेक्चर होने वाला है, जहां पर हम आपके सेमेस्टर 2 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कंपनी लॉ के उन तमाम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करने वाले हैं, जिनके इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना और चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ओनर्स के स्टूडेंट है, रेगुलर एस वेल एनसी वेब, तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो लेक्चर, आज का सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं एग्जैक्टली कौन सा है आज की हमारी लिस्ट का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने रेगुलर क्लासेस के अंदर भी आपको बताया था कि भाई साहब, आपको सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है ना, वो आपको कंपनी की डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करना है। कंपनी की फीचर्स क्या होती है, इस पॉइंट पर आपको अच्छे से मालूमात होनी चाहिए। कंपनी के पास क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, इन तमाम चीजों को आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है। तो आज की हमारी लिस्ट का पहला क्वेश्चन है, सर आपको डिफाइन करना है ये जो शब्द है कंपनी, उसका मीनिंग क्या होता है। इसके अलावा आपको बताना है सर कंपनी की एग्जैक्टली साइलेंट फीचर्स क्या क्या रहने वाली है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी को गवर्न किया जाता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, और कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 20 के अंदर, सब सेक्शन 20 के अंदर आपको कंपनी की एग्जैक्ट डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी। यानी कि आप लोग कह सकते हैं जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 है वो गवर्न करता है तमाम कंपनीज को जो हिंदुस्तान के अंदर ऑपरेट होती हैं, और आपके कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 के सबसेक्शन बेसिकली 20 के अंदर किसको डिफाइन किया गया है, सर कंपनी की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है। अब ध्यान से समझिएगा, जब जब आप लोग कंपनी की डेफिनेशन की बात करते हैं तो कंपनी अपने आप में एक बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, या फिर आप लोग कह सकते हो कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है या आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी होता है, जिसको स्पेसिफिकली लॉ क्रिएट करता है किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। समझ में आया? यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो सर जब भी आप लोग कंपनी की बात करेंगे ना, तो कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है। जस्ट ए मिनट, क्या होता है आपका आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, जिसको कौन क्रिएट करता है, सर लॉ क्रिएट करता है। और जो कंपनी होती है उसकी अपनी खुद की एक लीगल आइडेंटिटी होती है, यानी कि कंपनी जस्ट लाइक ए ह्यूमन बीइंग, यहाँ पे आपकी कंपनी की एक अलग से आइडेंटिटी होती है, क्योंकि कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस होती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है जिसको आप लोग परपेचुअल सक्सेशन कहते हैं। अलोंग विद जो कंपनी है उसकी जो लायबिलिटी है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कंपनी की अपनी एक एग्जिस्टेंस है, तो कंपनी बेसिकली प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर सकती है, बेसिकली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकती है, किसी भी एसेट्स को परचेज कर सकती है, और कंपनी अपने बिहाफ पे किसी इंडिविजुअल के ऊपर केस कर सकती है, या कंपनी के नाम पे भी कोई भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। समझ में आया? यानी कि आप लोग मोटा मोटा क्या कह सकते हैं कि सर अपने आप में कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, जिसको लॉ क्रिएट करता है, जिसकी अपनी एक लीगल आइडेंटिटी होती है। और परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट होती है ऑन द लाइफ ऑफ द ओनर्स, यानी कि जो आपके ओनर्स हैं या शेयर होल्डर हैं, उनकी लाइफ से कोई लेना देना कंपनी का नहीं होता है। हम लोग ये मान के चलते हैं कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो कंटिन्यू रहेगी। अब आपके जो ओनर है हो सकता है रिटायर हो जाए, रिजाइन हो जाए, चेंज हो जाए, या उनकी डेथ हो सकती है, इंसॉल्वेंट हो सकते हैं। तो इन तमाम सिचुएशन के अंदर हम लोग ये मान के चलते हैं कि कंपनी अपनी एग्जिस्टेंस को कंटिन्यू रखेगी। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको आप लोग क्या कहते हैं, परपेचुअल सक्सेशन कहते हैं। समझ में आया? तो इससे बेसिक डेफिनेशन जिसको आप लोग अपने एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर कंपनी को बेसिकली गवर्न किया जाता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। और ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो भी किसके अंडर होता है सर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ही होता है। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन तो हमने शब्द देखा ही नहीं है, तो आपको एक शब्द दिखेगा, इसको आप लोग क्या कहते हैं सर, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। तो इनकॉर्पोरेट का मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्या होना है, केवल और केवल रजिस्ट्रेशन होना है, ठीक है। तो इट्स ए बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यहां पर बात करते हैं, क्योंकि कंपनी अपने आप में क्या है सर, आपका आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ध्यान से समझना, आपका क्या है, आर्टिफिशियल अलोंग विद क्या है, आपका एक लीगल पर्सन है। तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा, पर्सन आपके दो तरीके के होते हैं, एक आपका नेचुरल पर्सन होता है, एक आपका आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो नेचुरल पर्सन की अगर आपको अनुमति चाहिए, उसका एसेंट चाहिए, तो बेसिकली या तो वो आपका सिग्नेचर देगा या तो अपने थंब का इंप्रेशन देगा। लेकिन आप सभी ने देखा होगा, क्योंकि कंपनी अपने आप में बेसिक क्या है, आपका एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसका नेचुरली बर्थ तो हुआ नहीं है, हम लोग इसको मान करके चलते हैं कि अपने आप में एक पर्सन है, लो कहता है कि ये पर्सन है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसकी एसेंट के लिए इसके पास क्या रहता है माय डियर फ्रेंड्स, आपका ये कॉमन सील रहता है, जो अभी के हिसाब से अमेंडमेंट होने के बाद इसको ऑप्शनल कर दिया गया है। पहले कंपलसरी होता था, माने ये मान के चलते थे जिस भी डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका कंपनी का कॉमन सील होगा ना, उस पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी बातें लिखी होंगी, उसके अंदर आपको कंपनी की अनुमति देखने को मिलेगी, ये मान करके चला जाता था, ठीक है। तो इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना। आप ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 की ये बेसिक सी डेफिनेशन है, इसको आपको पढ़ लेना है। अच्छा, एक डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर LH हैनी की डेफिनेशन, जो कहती है कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, जिसको लॉ क्रिएट करता है, जिसकी अपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है या एंटिटी होती है, जो परपेचुअल सक्सेशन होता है, और इसके पास अपना एक कॉमन सील होता है। तो कुल मिलाकर के डेफिनेशन मैंने आपको अच्छे से काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के समझा दिया है। उम्मीद करता हूं अगर ये सवाल रिपीट होता है तो डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें इसकी साइलेंट फीचर्स को भी एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अगर आपको कहता है कि भाई साहब साइलेंट फीचर्स को एक्सप्लेन करो या तो कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करो, तो दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। सबसे पहला पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे, इट्स ए इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। एसोसिएशन होता है, लेकिन ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, माने ये एक ऐसा एसोसिएशन है जिसका रजिस्ट्रेशन होता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो जो कंपनी होती है उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। अगर किसी भी कंपनी ने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो वो आपका इलीगल कंपनी माना जाता है हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर। समझ में आया? तो इलीगल कंपनी क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। इलीगल एसोसिएशन से भी सवाल आता है, तो जो भी आपके एसोसिएशन या तो कुछ ऐसा बिजनेस करते हैं जो लॉ की दृष्टि में प्रोहिबिटेड है या फिर डिसअलाउ किया गया है, या जो बिना रजिस्ट्रेशन के कोई काम करते हैं ना, वो एक तरीके से इलीगल एसोसिएशन कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी है वो अपने आप में इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है। इसके अलावा इट इज ए आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, मैंने बताया ना, इसको पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि ये आपका आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। तो पर्सन अपने आप में क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जा सकता है, शू कर सकता है, या इसके नाम पर, कंपनी के नाम पर क्या किया जा सकता है, शू किया जा सकता है, केस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं। तीसरा रहेगा सर सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी किससे होता है सर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ओनर्स हैं या शेयर होल्डर हैं वो एक अलग एक एंटिटी, एक अलग एग्जिस्टेंस रखते हैं। वहीं अगर आप लोग बात करते हैं आपके बेसिकली कंपनी की, तो यहाँ पे आप लोग ये कह सकते हैं कंपनी एक अलग चीज है, ठीक है, ओनर एक अलग है, यानी कि दोनों की जो एग्जिस्टेंस है, दोनों की जो एंटिटी है वो अलग रहने वाली है। ये कंपनी जो आपका लॉ है वो कहता है, हम लोग नहीं कहते, लॉ कहता है। क्या कहता है लॉ कहता है जो कंपनी होती है वो अपनी सेपरेट एग्जिस्टेंस रखती है उसके मेंबर या शेयर होल्डर से, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो कंपनी है ये एसेट्स को ओन कर सकती है, लायबिलिटी इनअक्योर हो सकती है इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा एक पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स आप लोग ये भी लिख सकते हैं, देयर इज ए परपेचुअल सक्सेशन। मैंने बताया था कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इफ इट्स मेंबर डाई, अगर इसके मेंबर के डाई हो जाते हैं, लीव या चेंज हो जाते हैं,
तो उन पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कंपनी है वो क्या रहेगी, इन इंटरप्टेड एग्जिस्टेंस रखेगी। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान देना है, लायबिलिटी लिमिटेड होता है, तो कंपनी के केस में लायबिलिटी लिमिटेड होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, एक आपका सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, सुना है आप सभी ने, 12th के अंदर सुना होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। एक आपने पूरी किताब ही पढ़ी है इसके ऊपर, तो 12th के अंदर सर पार्टनरशिप होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर ना जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। सर लायबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक जो ओनर है या शेयर होल्डर है उसको अपने पर्सनल एसेट्स को भी बेचना पड़ सकता है आपके फिनेंशियल ऑब्लिगेशन को चुकाने के लिए, जो फर्म के नाम पे है या ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे है, तो इसको आप लोग अनलिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा जो कंपनी का अलग एग्जिस्टेंस है एज कंपेयर टू इट्स ओनर और शेयर होल्डर, तो आप लोग क्या कह सकते हैं सर, आप लोग यहाँ पे बड़े प्यार से कह सकते हैं कि यहाँ पे लायबिलिटी कैसा रहेगा आपका, बेसिकली लिमिटेड रहेगा, यानी कि ओनर सेफ जोन में रहेंगे। ये आपका एक तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि मैंने बताया आपका ये कॉमन सील है, आपका अर्लियर फीचर होता था, अभी ये आपका ऑप्शनल हो चुका है, इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। आठवां जो फीचर रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, दैट इज द ट्रांसफियरेबिलिटी ऑफ द शेयर। सर आपको ध्यान रखना है, पब्लिक कंपनी के अंदर आप लोग शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं, बाई और सेल कर सकते हैं, अलॉन्ग विद ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 है वो प्राइवेट कंपनी के अंदर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को बेसिकली अलो नहीं करता है। इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना। और ये मैंने आपको बताया, देयर इज ए सेपरेशन बिटवीन द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट, क्लियर है, यानी कि सेपरेशन होता है किसके अंदर, ओनरशिप और मैनेजमेंट के अंदर। इसके अलावा मैंने बताया कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यू, ठीक है नहीं, हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो कुल मिलाकर के दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी और ए साइलेंट फीचर और ए फीचर्स ऑफ द कंपनी, जिनको आपको एक बार गो थ्रू करना है। यहां से सवाल रिपीट होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है, तो प्लीज मेक श्योर करके इन चीजों को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना है। तो ये वो पहला क्वेश्चन था जिसके इस बार आपके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो चलो यार सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कौन सा रहेगा जो आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन रहेगा कॉर्पोरेट विल क्या होता है और किन कंडीशन के अंदर एग्जैक्टली कॉर्पोरेट विल को लिफ्टिंग अप किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन ऐसा है जिससे हर साल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है, वट एवर द सिचुएशन, वट एवर द सर्कमस्टांसिस। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है ना, कॉर्पोरेट विल का मतलब होता है एक पर्दा, जो पर्दा बेसिकली पड़ा होता है इन बिटवीन द ओनर या शेयर होल्डर और आपकी कंपनी के बीच में। माने जैसा कि आप सभी ने अभी अभी पढ़ा, सर आपका कंपनी है वो एक अलग एंटिटी होता है, उसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, उसके जो ओनर है उनकी अपनी एक एग्जिस्टेंस होती है, ऐसा लो मान करके चलता है। लेकिन अगर आप लोग इनडायरेक्ट वे में देखेंगे, लेट अस से हमारे पास ये कोई भी कंपनी है और ये कोई भी इस पर्टिकुलर कंपनी के मान लीजिए शेयर होल्डर है। अब क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल है, कोई ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, इसको चलाएगा कौन सर, इसके शेयर होल्डर ही चलाएंगे या फिर आप लोग कह सकते हो इसके ओनर्स ही चलाएंगे। समझ में आया ना, या तो आपके ओनर चलाएंगे, यानी कि जो भी इस कंपनी के अंदर एक्टिविटी होता है उसके लिए या तो उसके ओनर, शेयर होल्डर या मैनेजमेंट जिम्मेदार होता है। लेकिन कोर्ट क्या मानता है, लोग क्या मानता है कि नहीं, जो कुछ भी हुआ वो कंपनी के नाम पे हुआ, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, कंपनी होगा, ठीक है। तो ये आपका एक पर्दा होता है, ये एक आपकी मान सकते हो एक तरीके से विल होती है, जिसको आप लोग कॉर्पोरेट विल कहते हो, जहां पे हम लोग क्या मान करके चलते हैं, लो क्या मान करके चलता है, कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है एज कंपेयर टू द ओनर, ठीक है। और इनडायरेक्ट वे में जो भी प्रॉफिट होता है वो ओनर के पास होता है, कंपनी को चलाता ओनर या मैनेजमेंट ही है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, कई कई सिचुएशन के अंदर ऐसे हालात हो जाते हैं, इसी लूप होल का फायदा उठा करके ना, ये आपका ओनर है कोई फ्रॉड एक्टिविटी करता है, इलीगल एक्टिविटी करता है, अनएथिकल एक्टिविटी करता है कंपनी की आड़ में, कि भाई साहब ये कुछ भी करेगा जिम्मा किसके ऊपर आएगा, कंपनी के ऊपर आएगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर इस कॉन्सेप्ट को कोर्ट इग्नोर करके कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट अप करता है। लिफ्टिंग अप का मतलब क्या होता है, पर्दा हटा देता है और अब देखता है एग्जैक्टली इस कंपनी के पीछे मैनेजमेंट कौन है, ओनर कौन है, और एग्जैक्टली वो कौन सा बंदा है जिसने एग्जैक्टली इस तरीके के अनएथिकल इलीगल जो एक्टिविटी है उसको अंजाम दिया है। उसको फिर बेसिकली फाइंड आउट किया जाता है और उसको जो भी आपका बेसिकली
पनिशमेंट का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग कॉर्पोरेट विल के नाम से जानते हो। अलोंग विद आपको बताना है किन किन सर्कमस्टांसेस के अंदर कोर्ट आपके कॉर्पोरेट विल को लिफ्टिंग अप कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है सर, सबसे पहले आपको मीनिंग एक्सप्लेन करना है कॉर्पोरेट विल का। तो कॉर्पोरेट विल इज ए सिंबॉलिक टर्म, अपने आप में ये क्या होती है, सिंबॉलिक टर्म होती है जो रिप्रेजेंट करती है द सेपरेशन बिटवीन द कंपनी एंड द शेयर होल्डर। समझ में आया, कंपनी और कंपनी के शेयर होल्डर के बीच में एक सेपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबॉलिक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है जिसको आप लोग कॉर्पोरेट विल कहते हो। और एक कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसा कि आप सभी पढ़ चुके हैं, फ्रॉम इट्स मेंबर, यानी कि अपने मेंबर से क्या होती है, अपनी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस रखती है। याद रखिएगा यहाँ पे आपको एक केस स्टडी पढ़ना है जो हम लोग यहाँ पे कवर नहीं करने वाले हैं। सैलमन वर्सेस द सैलमन का जो केस था उसको आपको जरूर पढ़ना है, केस स्टडी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एंड दिस सेपरेशन इज रेफर्ड एज ए कॉर्पोरेट विल, और इसी को आप लोग क्या कहते हैं सर, कॉर्पोरेट विल कहते हैं, ठीक है। तो कॉर्पोरेट विल का मीनिंग आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इट प्रोटेक्ट द मेंबर्स, ये किसको प्रोटेक्ट करती है, मेंबर को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम बीइंग पर्सनली लायबल फॉर द डेट एंड द ओब्लिगेशन ऑफ द कंपनी। समझ में है ना, यानी कि डेट और कंपनी का जो ओब्लिगेशन है ना उससे बेसिकली किसको बचा के रखती है, आपके बेसिकली मेंबर को बचा के रखती है। यही आपका कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, कॉर्पोरेट विल कहलाता है। और आप लोग लिफ्टिंग आपकी बात करते हो कॉर्पोरेट विल की, इसका मतलब क्या होता है, कुछ सम एक्सेप्शनल केसेस के अंदर कोर्ट ये इग्नोर करता है कि जो आपका सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी है आपकी कंपनी और आपका ओनर, बल्कि यहाँ पे क्या देखा जाता है, उन लोगों को पर्सनली लायबल माना जाता है। बेसिकली जो मेंबर जो इस बेसिकली इस एक्टिविटी के पीछे, इस फ्रॉड सिचुएशन के पीछे जिम्मेदार होते हैं और उनको अकॉर्डिंगली पनिशमेंट भी दिया जाता है। समझ में आया, तो इस चीज को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक सवाल ये था कि सर किन किन सर्कमस्टांसेस के अंदर आपका जो कॉर्पोरेट विल है उसको लिफ्टिंग अप किया जा सकता है। देखिए सबसे पहला तो ये है कि आपका बेसिकली पहला जो बेसिक सिचुएशन रहेगा वो है टू अवॉइड द फ्रॉड एंड द इम्प्रॉपर कंडक्ट। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कंपनी के नाम पे फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, जो बेसिकली आपका इम्प्रॉपर कंडक्ट प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ना आपका कोर्ट है वो आपका लिफ्टिंग अप कर सकता है कॉर्पोरेट विल को। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति आपका टैक्स एविएशन करने की कोशिश कर रहा है तो उस सिचुएशन के अंदर आपका कॉर्पोरेट विल को लिफ्टिंग अप किया जा सकता है। इसके अलावा याद रखिएगा एजेंसी और ए ट्रस्ट रिलेशनशिप अगर देखने को मिलता है, यानी कि व्हेन द कंपनी इज एक्टिंग एज एन एजेंट, जब भी कोई भी कंपनी है एजेंट की तरह काम करती है ऑफ इट्स शेयर होल्डर और अनदर कंपनी, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल किसको माना जाता है सर, शेयर होल्डर को माना जाता है, मे बी होल्ड फॉर द लायबल। समझ में आया, यानी कि कंपनी एजेंट की तरह काम करी, ऑब्वियस सी बात है कंपनी तो एजेंट ही है ना, उसको चलाता कौन है सर, शेयर होल्डर चलाते, मैनेजमेंट चलाते हैं, तो प्रिंसिपल आपका मैनेजर जो आपका ओनर है या शेयर होल्डर हो जाता है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अगर कंपनी एजेंसी और ट्रस्ट रिलेशनशिप को फॉलो करती है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर भी कॉर्पोरेट विल का आपको लिफ्टिंग अप देखने को मिलता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा अगर कोई भी इनेमी कंपनी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए जैसे वोट टाइम की अगर आप लोग बात करते हैं, और इफ द कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज इन द हैंड ऑफ द इनेमी नेशन द विल मे बी लिफ्टेड टू ट्रीट इट एज ए इनेमी कंपनी। समझ में आया ना, तो यानी कि कंट्रोल आपका जो एक होल्डिंग कंपनी होता है, एक सब्सिडरी कंपनी होता है, यानी कि जो होल्डिंग कंपनी है वो इनेमी देश की है, ठीक है, तो उस केस में कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करके ना एक तरीके से उसको इनेमी की तरह ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। तो दीज आर द सर्कमस्टांसेस जिनको आपको एक बार गो थ्रू करना है, जिनके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना और चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा अगर आप लोग आगे बढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन भी अक्सर आपके एग्जाम के अंदर रिपीट होता है कि आपको बताना है सर प्राइवेट कंपनी क्या है, सर पब्लिक कंपनी क्या है। समझ में आया, एक प्राइवेट कंपनी होता है, एक पब्लिक कंपनी होता है। देखिए प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में बुनियादी तौर पे आपको मोटे मोटे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जो पब्लिक कंपनी होती है ना वो बेसिकली अपने शेयर्स को इश्यू कर सकती है, सेल और बाई कर सकती है, यानी कि वो बेसिकली अपने जो आपके शेयर्स हैं उनको ट्रेड कर सकती है, यानी कि यहाँ पे आप लोग शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के अंदर ऐसा नहीं किया जा सकता है। दूसरा ये है मेंबर्स का लिमिट होता है, प्राइवेट कंपनी के अंदर आई थिंक आपका 200 का लिमिट होता है, पब्लिक कंपनी के अंदर यहाँ पे मैक्सिमम मेंबर्स का लिमिट देखने को नहीं मिलता है। बुनियादी तौर पे ये दो फर्क होते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास मल्टीपल बेसिकली डिफरेंसेस होंगे जिनको हमें पढ़ना है, तो ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो कंपनी पब्लिक होती है, प्राइवेट होती है। सबसे पहले जरूरी बात ये है कि सर प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पब्लिक कंपनी का एक्सप्लेनेशन 71 सब सेक्शन के अंदर, यानी कि आपका जो सेक्शन 2 और सब सेक्शन 68 है वो प्राइवेट कंपनी को डिफाइन करता है, 2 और 71 है वो किसको डिफाइन करता है सर, आपकी पब्लिक कंपनी को डिफाइन करता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अ कंपनी विच रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर, मैंने बताया ना एक ऐसी कंपनी जिसको रेस्ट्रिक्शन होता है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती है, एंड लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स अप टू द 200, समझ में। और यहाँ पे मेंबर्स की लिमिट कितनी होती है, 200 होती है। वो क्या कहलाती है सर, प्राइवेट कंपनी कहलाती है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 की डेफिनेशन है। इसी तरीके से प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है। और ध्यान रखिएगा, ही हैज ए मिनिमम पेड अप कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड, इट्स शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रेड एज ए स्टॉक मार्केट। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके जो आपके शेयर्स है उनको फ्रीली आपका स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड किया जा सकता है। बुनियादी तौर पे फर्क समझिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया प्राइवेट कंपनी है उसका एक्सप्लेनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के अंदर देखने को मिलता है। अब जैसा कि हमने बताया कि सर ये एक ऐसी कंपनी है जहां पे रेस्ट्रिक्शन होती है कि आप लोग अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम मेंबर 200 हो सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा। और यहाँ पे प्रोहिबिटेड होता है कि आप लोग आपकी कंपनी को इनवाइट नहीं कर सकते हैं टू सब्सक्राइब इट्स शेयर और ए डिबेंचर, समझ में आया। ए प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 मेंबर एंड द 2 डायरेक्टर, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम 2 मेंबर और 2 डायरेक्टर का होना जरूरी है। और ये जो प्राइवेट कंपनी है ये खुद को लिस्ट नहीं करा सकती है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनी है उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन का बर्डन है वो कम देखने को मिलता है एज कंपेयर टू द पब्लिक कंपनी, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के अंदर एक शब्द लिखना पड़ता है लास्ट में जाकर के, वो क्या होता है सर, आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप लोग पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है। और यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन शेयर्स के ट्रांसफर को लेकर के नहीं है, ये आपके पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे मेंबर और डायरेक्टर 2 थे, यहाँ पे एटलीस्ट 7 मेंबर और 3 डायरेक्टर की जरूरत होती है किसी भी पब्लिक कंपनी के लिए। और यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं रहने वाली है मेंबर्स को लेकर के, इसमें आपको लास्ट में लिमिटेड शब्द लगाना पड़ता है। और ये खुद को बेसिकली आपका लिस्ट करा सकती है स्टॉक मार्केट के अंदर, जैसे आपका एनएससी हो गया, बीएससी हो गया, कैपिटल रेज करने के लिए पब्लिक से, ठीक है ना। और याद रखिएगा यहाँ पे जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, चाहे वो डिस्क्लोजर को लेकर हो, चाहे वो ऑडिट को लेकर के हो, चाहे वो आपके रिपोर्टिंग नॉर्म्स को लेकर के हो, वो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू द प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर ऑब्वियस सी बात है हमें कुछ कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन के मामले में रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, ये आपका पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी क्या होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि सर जो आपकी प्राइवेट कंपनी है उसको क्या क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं। तो जैसा कि हमने बताया पब्लिक कंपनी के अंदर आपको मिनिमम मेंबर कितने जरूरत होते हैं, अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि आपके 7 मेंबर और 3 डायरेक्टर की जरूरत होती है, लेकिन यहां पर आपको केवल 2 मेंबर और 2 डायरेक्टर्स की जरूरत होती है। अगर आप लोग प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो आपको लीगल फॉर्मेलिटीज इतनी देखने को नहीं मिलती हैं, टैक्सेशन वगैरह के अंदर आपको काफी रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। यानी कि आप लोग कहेंगे एक तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के अंदर ना आपको कोई पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। लेस नंबर ऑफ द मेंबर्स एंड द डायरेक्टर, यहाँ पे भी 2 मेंबर चाहिए, यहाँ पे भी आपके 2 डायरेक्टर चाहिए, मिनिमम की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे नो सर्टिफिकेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के कमेंसमेंट की सर्टिफिकेट की आपको जरूरत नहीं होती है। एक और बड़ा डिफरेंस है सर, पब्लिक कंपनी को अपना प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ता है, प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा आपको एग्जम्पशन देखने को मिलता है फ्रॉम ए सर्टेन बोर्ड मीटिंग प्रोविजन, समझ में आया ना, बोर्ड मीटिंग प्रोविजन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, एग्जम्पशन देखने को मिलता है। इसके अलावा याद रखिएगा जो आपका क्यूरम रिक्वायरमेंट इज सिंप्लीफाइड, यानी कि कुल मिलाकर के ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट है जो आपको
आपको यहाँ पर भी समझ में आ गए होंगे कि एग्जैक्टली प्राइवेट कंपनी के अंदर कुछ कुछ प्रिविलेजेस होते हैं जो पब्लिक कंपनी के कंपैरिजन में देखने को मिलते हैं, वो क्या क्या रहने वाले हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी रहेगा आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से। इसको भी आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना। इज इट क्लियर? आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। चलो तो इससे आगे बढ़ते हैं। बार बार इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकडाउन चल रहा है, थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो अगला क्वेश्चन जुड़ा हुआ है आपकी ओपीसी कंपनी से। जैसा कि मैंने रेगुलर क्लासेस के अंदर आपको बताया था, सर आपको पीपीओ करना है। पीपीओ का मतलब क्या होता है? सबसे पहले पब्लिक कंपनी, उसके बाद प्राइवेट कंपनी और उसके बाद वन पर्सन कंपनी। इन तीनों कंपनी से अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक सवाल देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सर वन पर्सन कंपनी पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, नाम से ही पता चल रहा है वन पर्सन वो कंपनी होती है या वो टाइप ऑफ द कंपनी होती है जहां पर आप सभी को एक ही शेयर होल्डर देखने को मिलता है, एक ही ओनर देखने को मिलता है, एक ही मेंबर कंपनी के अंदर देखने को मिलता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो भी काम करता है वो इकलौता बंदा करता है, अकेला बंदा करता है। यानी आप लोग ये कह सकते हैं जो आपका ओपीसी होता है, वन पर्सन कंपनी होता है, एक नए तरीके का कंपनी है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 टू एनकरेज इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स। याद रखिएगा यहाँ पे किस बेसिकली पॉइंट पर एम्फसाइज किया गया है? सर इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स को एम्फसाइज किया जाता है टू स्टार्ट देयर ओन वेंचर, यानी कि ताकि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके विद द बेनिफिट ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी एंड ए सेपरेट लीगल एंटिटी। देखिए यहाँ पे आपको दो बेनिफिट दिए जाते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, अलोंग विद एक सेपरेट लीगल एंटिटी है वो आपकी ओपीसी मानी जाती है। तो इन दोनों बेनिफिट को आप लोगों को ओपीसी के अंदर वन पर्सन कंपनी के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इट हैज ओनली वन पर्सन, इसके पास केवल एक पर्सन होता है एज ए इट्स मेंबर एंड द शेयर होल्डर, अनलाइक द प्राइवेट कंपनी विच इज रिक्वायर्ड एटलीस्ट टू। जैसा कि आप सभी जानते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 और पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 3 मेंबर्स की जरूरत होती है। लेकिन यहां पर आप सभी जानते हैं ओपीसी कंपनी के अंदर मेंबर और शेयर होल्डर कौन रहेगा? इकलौता बंदा रहेगा। दैट्स व्हाई इस कंपनी को क्या बोला जाता है? सर वन पर्सन कंपनी बोला जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको आपके कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 के 62 सब सेक्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा, जहां पर लिखा हुआ है वन पर्सन कंपनी मींस एक ऐसी कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज ए मेंबर, जिसके पास केवल एक पर्सन मेंबर होता है एज ए मेंबर, एंड ओपीसी कंबाइन द बेनिफिट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि जो आपका एक सोल प्रोप्राइटरशिप है और जो कंपनी का जो बेनिफिट है। सर कंपनी के दो मेजर बेनिफिट होते हैं, एक आपका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, एक आपका लिमिटेड लायबिलिटी होता है। ठीक है, और सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सारा काम एक ही बंदा देखता है। तो इन दोनों को कंबाइन करके आपको कहां पे प्रोवाइड किया जाता है? सर ओपीसी के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, वन पर्सन कंपनी के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको लर्न कर लेना है। अब यहाँ पे दूसरी जो चीज पूछी गई है ना, सर आपको फीचर्स को एक्सप्लेन करना है। अगर आप लोग ओपीसी की बात करते हैं तो फीचर्स को एक्सप्लेन करना है। तो जैसा कि आप सभी जान गए, पहला तो एक ही मेंबर की जरूरत होती है, लायबिलिटी आपको लिमिटेड देखने को मिलती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इनकॉर्पोरेटेड एज ए प्राइवेट कंपनी। जैसे प्राइवेट कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है उसी तरीके से आपको यहाँ पे ओपीसी का बेसिकली क्या देखने को मिलता है? इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको कितने डायरेक्टर की जरूरत होती है? सर एटलीस्ट एक ही डायरेक्टर या मेंबर की जरूरत होती है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पे भी नॉमिनी रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, यानी कि एक बंदे को नॉमिनी बनाना जरूरी होता है। सबसे जरूरी बात क्या है? सर अगर आप लोग ओपीसी की बात करते हैं, वन पर्सन कंपनी की बात करते हैं, तो यहाँ पे एजीएम माने एनुअल जर्नल मीटिंग की जरूरत नहीं होती है। एनओपीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड एन एनुअल जर्नल मीटिंग, यानी कि आपकी जो ओपीसी होती है, वन पर्सन कंपनी होती है, उसको कोई भी एनुअल जर्नल मीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं देखने को मिलती है। अब ध्यान दीजिएगा, ओपीसी कैन नॉट वॉलेंटरी कन्वर्ट इनटू एनी अदर काइंड ऑफ द कंपनी लाइक द प्राइवेट कंपनी और ए पब्लिक कंपनी। ओपीसी जो होती है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, जो ओपीसी की अगर आप लोग अपनी इच्छा से आपके प्राइवेट कंपनी या जो आपका पब्लिक कंपनी है उसके अंदर आप लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। वॉलेंटरी कन्वर्जन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। कुछ सर्टेन कंडीशन होती है जिनके बिहाफ पे आप लोग अपनी वन पर्सन कंपनी को पब्लिक या प्राइवेट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे याद रखिएगा आपका 2 ईयर हो जाना चाहिए इनकॉर्पोरेशन को लेकर के, या फिर आप लोग दूसरा पॉइंट देखिए, अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो जाता है या आपका एनुअल जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ को एक्सीड कर लेता है, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आप लोग क्या कहेंगे सर, जो आपका 1% कंपनी है उसको आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी वॉलंटरी कन्वर्जन ओपीसी के केस में देखने को नहीं मिलता है। तो अगेन मैं आपको कहूंगा आपको पीपीओ जरूर पढ़ के जाना है, पब्लिक कंपनी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी क्या होता है, और आपका 1% कंपनी क्या होता है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और कंपनी है जिसको आप लोग बेसिकली डोरमेंट कंपनी के नाम से जानते हैं, और ध्यान दीजिएगा डोरमेंट कंपनी एक्ट करती है एज ए इनएक्टिव कंपनी। इसको एक्सप्लेन करना है, ध्यान दीजिएगा। डोरमेंट कंपनी क्योंकि कंपनी है तो ऑब्वियस सी बात है इसका इनकॉर्पोरेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 देखने को मिलता है, लेकिन जनरली ये इनएक्टिव होती है। इनएक्टिव होने का रीजन है यहाँ पे ना तो कोई ट्रांजैक्शन देखने को मिलता है, ना ही यहाँ पे कोई बिजनेस एक्टिविटी देखने को मिलता है। जनरली इन जो कंपनीज को बेसिकली इनकॉर्पोरेट किया जाता है 2 रीजन की वजह से, या तो ये किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या एसेट को होल्ड कर सके, या फिर दूसरा ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि भाई साहब ये कंपनी अंडर प्रोसेस हो, अभी इसका पूरा कंप्लीटेशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ना तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो पा रहा है, ना ही यहाँ पे कोई एसेट होल्ड हो पा रहा है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो यही आपका लिखा हुआ है, डोरमेंट कंपनी एक ऐसी रजिस्टर्ड कंपनी होती है जिसको अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 रजिस्टर्ड कराया जाता है, बट इट कैन नॉट कैरी आउट एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, यानी कि ना तो यहाँ पे कोई अकाउंटिंग होता है, ना ही कोई आपका बिजनेस एक्टिविटी होता है। इट एग्जिस्ट लीगली बट इनएक्टिव आइदर बिकॉज इट इज ए प्लानिंग फेज, या तो ये प्लानिंग फेज के अंदर हो सकती है, या फिर आप लोग कह सकते हैं इनको बनाया गया है ताकि अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या एसेट्स को हाइड कर सके, जैसे लैंड वगैरह हो गया। ठीक है, अगर आप लोग कंपनीज एक्ट 2013 की बात करते हैं तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 455 के अंदर आपको डोरमेंट कंपनीज का एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है। इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना। अब जैसा कि मैंने बताया कि हाउ ए डोरमेंट कंपनी इज एन इनएक्टिव कंपनी, तो मैंने बताया देयर इज ए नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, या फिर आप लोग क्या कह सकते हो इनका निर्माण किया जाता है किसके लिए सर, यहाँ पे कोई भी आपका बिजनेस एक्टिविटी नहीं होता। ये दोनों चीजें किस लिए होती हैं, ताकि ये किसी होल्ड अपने एसेट को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड कर सके, या फिर ये प्लानिंग फेज में हो। ठीक है, तो डोरमेंट कंपनी इज एन इनएक्टिव कंपनी, इसके ऊपर कमेंट करना है या इसको एक्सप्लेन करना है। ये सवाल भी अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट है सर, इसको भी एक बार आपको गो थ्रो कर लेना है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी होने वाला है। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी कंपनियां हैं, जैसे आप लोग कह दीजिए होल्डिंग कंपनी हो गया, इसके अलावा सब्सिडरी कंपनी हो गया, या गवर्नमेंट कंपनी हो गया। तो होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या है, या फिर आपका बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी क्या है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे 2 कंपनी का आप लोग एग्जांपल ले लीजिए, सेपरेट सेपरेट 2 कंपनी है। ठीक है, अब ये वाली कंपनी ए है, ये वाली कंपनी बी है। ठीक है, अब हुआ क्या है, ए वाली कंपनी के पास बी कंपनी के अंदर ध्यान दीजिएगा 50% एटलीस्ट वोटिंग राइट है। ठीक है, या तो इसके पास 50% एटलीस्ट वोटिंग राइट है, या फिर इनके पावर है ये कि बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के अंदर किसी भी जो आपका डायरेक्टर है उसको रिमूव कर सकते हैं या अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ए कंपनी है ना वो आपकी बेसिकली होल्डिंग कंपनी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा सर, होल्डिंग कंपनी कहलाएगा। और जिस कंपनी की यहाँ पे बात हो रही है जिसका बेसिकली डोमिनेशन नहीं है उसको आप लोग यहाँ पे क्या कहते हैं सर, ये आपका सब्सिडरी कंपनी कहलाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा एक होल्डिंग कंपनी होता है, एक सब्सिडरी कंपनी होता है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है सर, होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है दैट कंट्रोल वन और मोर अदर कंपनीज नोन एज ए सब्सिडरी कंपनीज। ठीक है ना, यानी कि होल्डिंग कंपनी कुछ अदर कंपनीज के ऊपर कंट्रोल रखती है जिनको सब्सिडरी कंपनी कहा जाता है। और ये जो कंट्रोल है ना ये ओनरशिप की फॉर्म में हो सकता है जहां पर मोर देन 50% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ओन करे, या फिर याद रखिएगा यहाँ पे पावर हो अपॉइंट और रिमूव ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनको अपॉइंट करने का पावर मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को, या जो आपका रिमूव करने का पावर होना चाहिए। तो जिस कंपनी के पास होता है वो होल्डिंग कंपनी होता है, जिसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है वो आपका
सब्सिडरी कंपनी होता है। यही बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। होल्डिंग कंपनी का एक्सप्लेनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग सब्सिडरी कंपनीज की बात करते हैं तो सब्सिडरी कंपनीज इज ए कंपनी दैट इज कंट्रोल बाय द अनदर कंपनी। मैंने बताया ना, ऐसी कंपनी जिसको कंट्रोल करती है कोई और कंपनी, जिसको आप लोग होल्डिंग कंपनी कहते हैं। अब ये कंट्रोल क्यों होती है? या तो सामने वाली कंपनी के पास ओनरशिप की टर्म में 50% या उससे ज्यादा वोटिंग राइट है, या फिर उसके पास कंट्रोल है ओवर द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। मैंने बताया ना, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन का मतलब क्या है? या तो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है या तो रिमूव किया जा सकता है। इज इट क्लियर? तो इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका जो होल्डिंग कंपनी 246 के अंदर था, आपका सब्सिडरी कंपनी 287 के अंदर देखने को मिलता है। तो इसको भी आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चल लेना है। इसके अलावा एक तीसरी कंपनी के ऊपर और आप कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, सर गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है? एक ऐसा कंपनी जिसके अंदर एटलीस्ट यानी कि आप लोग कहेंगे 51% या इससे ज्यादा जो पेड अप शेयर कैपिटल है ना, वो होल्ड किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पार्शियली दोनों। ठीक है ना, समझ गए? यानी कि जिस भी कंपनी के अंदर आपका एटलीस्ट 51% होल्ड किया जाता है, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो क्या कहलाता है सर? वो आपका गवर्नमेंट कंपनी कहलाता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर यहां पर देखने को मिलता है। कुछ एग्जांपल ले लीजिएगा, BHEL, आपका ONGC, उसके बाद जेल हो गया, उसके बाद NTPC। ये कुछ ऐसे उदाहरण है जो किस कैटेगरी में आते हैं सर? गवर्नमेंट कंपनी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपका सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनसे एक सवाल आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। एक और क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी रहेगा, सर आप लोग प्रमोटर से क्या समझते हैं किसी भी कंपनी के, और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके राइट्स क्या होते हैं? ध्यान दीजिएगा, प्रमोटर वो व्यक्ति होता है जो जिस व्यक्ति के सबसे पहले दिमाग में एक आइडिया आया, जिसने उस आइडिया को बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझा, उसके बाद उसके लिए सारे रिसोर्सेज इकट्ठा किए और फाइनली उसको आपका एक प्रैक्टिकल शक्ल दिया, एक कंपनी के अंदर कन्वर्ट किया। तो जो भी व्यक्ति ये सारे काम करता है ना, वो आपका प्रमोटर कहलाता है। यानी कि कंसीविंग ऑफ आइडिया या बिजनेस अपॉर्चुनिटी से लेके फाइनली कंपनी के इनकॉर्पोरेशन तक का जो सारा जिम्मेदारी है जिस व्यक्ति के ऊपर होता है, वो प्रमोटर कहलाता है। ठीक है, तो यही आपके सारे फंक्शंस होते हैं प्रमोटर के। या फिर कई की किताबों में ऐसा डेफिनेशन भी देखने को मिलता है, प्रमोटर वो व्यक्ति होता है जो किसी भी कंपनी के लिए 3M का काम करता है। सर 3M का काम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको मैन पावर की जरूरत होती है, उसको असेंबल करता है। उसके बाद आपको मटेरियल की जरूरत होती है प्रोडक्ट के लिए, उसको असेंबल करता है। उसके बाद मनी की जरूरत होती है, ठीक है, पैसे की जरूरत होती है, उसको असेंबल करता है। तो जो इन तीन एम को असेंबल करता है ना जो व्यक्ति, या किसी भी कंपनी के फिनांस को मैनेज करता है, फिनांस को असेंबल करता है, वो कौन कहलाता है? सर प्रमोटर कहलाता है। अलग अलग एक्सपर्ट की अलग अलग डेफिनेशन है, आपको जो सही लगता है आप लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सर, अगर आप लोग प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वो पर्सन जो कंसीविंग करता है द आइडिया फॉर्मिंग ए कंपनी, ठीक है ना, कि एक कंपनी बनाने के आइडिया को कंसीव करता है, उसके लिए जो जो नेसेसरी स्टेप है, फॉर्मेशन से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर सक्सेसफुल फंक्शनिंग तक, वो क्या करता है? उन तमाम स्टेप्स को लेता है। और ये आपका इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकता है, एसोसिएशन हो सकता है, या कोई और कंपनी भी हो सकता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? प्रमोटर कहते हैं। प्रमोटर का एक्सप्लेनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर देखने को मिलता है। और यहाँ पर 3 पॉइंट डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहले बात, प्रोस्पेक्टस के अंदर जिस व्यक्ति का नाम होता है वो आपका प्रमोटर हो सकता है, या जिसको आइडेंटिफाई किया जाए एज ए प्रमोटर बाय द कंपनी, वो प्रमोटर हो सकता है। या फिर आप लोग कह सकते हैं कंपनी के अफेयर्स के ऊपर जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल होता है, वो प्रमोटर हो सकता है। या जिसकी एडवाइस पे, जिसकी डायरेक्शन पे, जिसके इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर एक्ट करते हो, वो कौन हो सकता है? प्रमोटर हो सकता है। तीनों कंडीशन भी सेटिस्फाई कर सकती हैं, तीनों में से कोई आपकी इंडिविजुअल कंडीशन भी सेटिस्फाई कर सकती है। तो इसको भी आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना। तो इट्स ऑल अबाउट द प्रमोटर, इससे रेलिवेंट सेक्शन आपको याद रखना है, डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आप लोग फंक्शंस ऑफ द प्रमोटर की बात करते हैं तो मैंने बताया किसी भी आइडिया को, जो बिजनेस आइडिया है
उसको डिस्कवर करना, उसके अलावा उसको कंडक्ट करना, फिजिबिलिटी स्टडी, असेंबल करना जितने भी फैक्टर है और प्रोडक्शन को, उसके बाद उसका अप्रूवल लेना, रजिस्ट्रेशन कराना, और लास्ट में जाके जो भी आपकी लीगल रिक्वायरमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, वो तमाम चीजों को एडजस्ट करना, सब किसका काम होता है सर? आपके बेसिकली प्रमोटर का काम होता है। इसके अलावा आपका अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोफेशनल, जैसे बैंकर की जरूरत होती है, लॉयर की जरूरत होती है, अकाउंटेंट और जो आपके अदर प्रोफेशनल होते हैं उनकी जरूरत होती है। सब काम कौन करता है सर? प्रमोटर करता है। जो इनिशियल कैपिटल रेज करने का काम है वो भी कौन करता है? यानी कि जो इनिशियल फंडिंग है वो भी आपका बेसिकली कौन करवाता है सर? प्रमोटर करवाता है। एंटर करना प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट भी किसकी जिम्मेदारी होती है सर? प्रमोटर की होती है। और आपका फाइल करना इनकॉर्पोरेशन के लिए, ये भी कौन होता है सर? प्रमोटर का फंक्शन होता है। ठीक है, तो दीज आर द वेरी बेसिक फंक्शन जिनको आपको पढ़ के जाना है एग्जामिनेशन के अंदर। प्रमोटर से जुड़ा हुआ एक सवाल अक्सर देखने को मिलता है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना। इज इट क्लियर? आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। अब इसके अलावा देखिएगा हाउ कंपनी गेट रजिस्टर्ड ऑनलाइन। ध्यान दीजिएगा, कंपनी का जो ऑनलाइन प्रोसेस है ना, वो दो डिपार्टमेंट है। एक तो आपका बेसिकली आपका कंपनीज एक्ट 2013 हो गया, इसने कंबाइन कर रखा है जो आपका एमसीए है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से मिलकर के आपको एक कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस प्रोवाइड करते हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप लोग किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 अलोंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स प्रोवाइड ए कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस फॉर रजिस्टरिंग ए कंपनी इन द इंडिया। द प्रोसेस इज पेपरलेस, पेपरलेस प्रोसेस होता है, टाइम सेविंग होता है, एंड ये आपका एमसीए 221, ध्यान रखिएगा आपका एमसीए 21 पोर्टल होता है ना, उसके थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है। समझ में आया? तो ये जो आपका पूरा प्रोसेस है कैसे कंडक्ट करवाया जाता है, उसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना है। आई होप कितनी क्लैरिटी आपको हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिएगा स्टेप्स टू रजिस्टर ए कंपनी ऑनलाइन। अगर आप किसी भी कंपनी को ऑनलाइन रजिस्टर कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट माना जाता है। फिर अपने डायरेक्टर्स के लिए आपको डीआईएन नंबर चाहिए, यानी कि आपका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए, जो बेसिकली आप लोग लेते हैं स्पाइस फॉर्म के साथ पार्ट ए को फिल करके। उसके बाद आपको अपने कंपनी के नाम को रिजर्व कराना होता है 20 दिन के अंदर अंदर। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपको क्या करना होता है? स्पाइस फॉर्म प्लस में ए वाला पार्ट फिल करना होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है? आपको स्पाइस फॉर्म प्लस में पार्ट बी फिल करना है, जहां पे आप लोग रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस देते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर बताते हैं, नंबर ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर की जानकारी देते हैं, उसके बाद आप कंपनी के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं। फिर आप अपने कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जानकारी प्रोवाइड करते हैं। फिर आप लोग अप्लाई करते हैं पैन के लिए, टेन के लिए, या आप लोग कह सकते हो ईपीएफओ या ईएसआई के लिए अगर आपका एप्लीकेबल है। आपको लास्ट में जाके पेमेंट करना है, रजिस्ट्रेशन फीस का वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आपको अप्रूवल देता है। सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन आपको मिलता है, सिन नंबर माने कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर आपको मिलता है। इसके अलावा पैन कार्ड और टेन कार्ड आपको देखने, सॉरी 10 आपको देखने को मिलता है, पैन और 10 नंबर। ठीक है ना? तो दीज आर द वेरी बेसिक स्टेप जो आप लोग बेसिकली किसी भी कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, सर आपकी लीगल पोजीशन क्या है प्रमोटर्स को लेकर के? इसके ऊपर मैं आप सभी के साथ चर्चा कर चुका हूं, प्रमोटर क्या होता है, उसकी लीगल पोजीशन क्या है। एक बार आपको थोड़ा सा अच्छे से इसको पढ़ लेना है, क्योंकि ये भी सवाल अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर आता है। इसको मैंने समझा दिया तो अननेसेसरी हम लोग इसके ऊपर अपना वक्त, समय और टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है डिस्कस द वेरियस क्लोज इंक्लूडिंग इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ध्यान रखिएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये सवाल आता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये सवाल आता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आप लोग किस तरीके से अल्टरेशन कर सकते हैं, किस तरीके से कोई भी लीगल चेंज कर सकते हैं, ये सवाल भी अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बताया गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर अलग अलग कौन से क्लोज होते हैं। तो आप सभी को याद हो तो मैंने पढ़ाया था रेगुलर क्लासेस के अंदर,
एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर हमारे पास कितने क्लोज होते हैं सर? टोटल 6 क्लोज होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना होता है। उससे पहले आपको बताना है सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी का प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। क्या होता है? ये आपका प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है, इसको आप लोग चार्टर ऑफ द कंपनी कहते हैं। इट जस्ट लाइक ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, ठीक है ना, ऑफ ए कंपनी दैट डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशंस को, ऑब्जेक्टिव को एंड द स्कोप ऑफ द ऑपरेशंस को, ठीक है ना। इट ले डाउन द बाउंड्री बियॉन्ड विच ए कंपनी कैन नॉट बी ऑपरेट। यही वो आपका डॉक्यूमेंट है जो किसी भी कंपनी की बिजनेस एक्टिविटी की बाउंड्रीज को लिमिट करता है, जिनके बियॉन्ड अगर आप लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं ना तो वो एक्टिविटी आपकी अल्ट्रा वायरस कहलाती है, ठीक है। ये सवाल भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसको आप लोग किस नाम से जानते हो सर? चार्टर ऑफ द कंपनी के नाम से जानते हो। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अगर आप लोग कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 4 की बात करते हैं तो ये आपके एसेंशियल क्लोज ऑफ एमओए को बताता है, जहां पे आपका नेम क्लोज हो गया। सबसे पहला क्लोज क्या है? मैंने बताया 6 मेन क्लोज है सर। सबसे पहला क्लोज कौन सा है सर? नेम क्लोज है। दिस क्लोज स्टेट दैट ए लीगल नेम ऑफ ए कंपनी। इसके अलावा याद रखिएगा प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ता है लास्ट में, और आपका पब्लिक कंपनी को लिमिटेड लिखना पड़ता है। द नेम मस्ट बी यूनिक एंड नॉट सिमिलर, यानी कि आपकी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, कोई भी कंपनी हो, उसके सिमिलर नहीं होना चाहिए, अलॉन्ग विद ये यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका नेम क्लोज हो गया। सेकंड क्या है? आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज होता है। आपको बताना है कि किस स्टेट के अंदर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है ना, सिचुएटेड है। उसके अलावा आपको डिटरमाइन करना है आपकी जुडिशियन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है ना, जुडिशरी क्या लगता है, ठीक है, ये भी आपको डिफाइन करना है। इसके अलावा आपका ऑब्जेक्ट क्लोज होता है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्लोज ऑफ एमओए माना जाता है। ये डिफाइन करता है मेन ऑब्जेक्ट फॉर द कंपनी इट इज फॉर्म, यानी कि आपकी कंपनी किस लिए फॉर्म की गई है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर देखने को मिलता है। एंड द कंपनी कैन नॉट कैरीड आउट एक्टिविटी बियॉन्ड दिस ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अलावा कंपनी इसके बियॉन्ड नहीं जा सकती है। अगर जाती है तो उसको आप लोग अल्ट्रा वायरस बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक आपका लायबिलिटी क्लोज होता है, यानी कि ये बताता है, स्पेसिफाई करता है लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स और शेयर होल्डर को। इफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय द शेयर्स, द लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर हेल्ड, और उसके अलावा अगर आपका लिमिटेड बाय द गारंटी है तो अमाउंट ऑफ द गारंटी। तो बेसिक पॉइंट है। एक आपका कैपिटल क्लोज होता है। कैपिटल क्लोज का मतलब क्या है? ये क्लोज बताता है कि कंपनी का ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या रहेगा और उसका डिवीजन इनटू शेयर क्या रहेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दिया गया। इसके अलावा एक और होता है आपका सब्सक्रिप्शन क्लोज। ये कुछ क्लोज है जो कहां पे एक्सप्लेन किए जाते हैं सर? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ कुछ बेसिक क्लोज है, पढ़ लीजिएगा, जानकारी आपको अच्छे से मिल जाएगी। अब काफी लोग कहेंगे कि सर थोड़ा सा हट जाइएगा, हमें स्क्रीनशॉट लेना, तो आपको स्क्रीनशॉट लेकर के अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो फटाफट से आपको इस वीडियो को हाइप करना है। अगर एटलीस्ट 100 लोग इस वीडियो को हाइप कर देते हैं तो मैं आपको इस सेशन का पीडीएफ एज इट इज प्रोवाइड कर दूंगा। साथ साथ आपको इस वीडियो को लाइक भी करना है यार, देखो, और इस वीडियो के नीचे कमेंट भी करना है, ताकि एल्गोरिथम को एक पॉजिटिव मैसेज मिले और इस वीडियो को अच्छी खासी रीच मिल सके, ठीक है। हाइप तो किसी भी कीमत पे करना ही करना है, हाइप कमेंट तो आपको जरूर करना है, ठीक है। मैं आपको ये जो आपका बेसिकली पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होता है? मैंने बताया ना, ये आपका अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या है? कोई भी कंपनी जब अपनी बियॉन्ड द लिमिटेशन जाकर के एक्टिविटी करती है तो आपका अल्ट्रा वायरस कहलाता है। अब ध्यान से समझिएगा, अल्ट्रा वायरस का मीनिंग क्या होता है? लैटिन सबसे ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। और जैसा कि मैंने बताया, इन द कंपनी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस रेफर करता है any act that is carried out by the company that is beyond the scope of its power and the definition its memorandum of association. Such acts are illegal, void and cannot be ratified even by the shareholder. बिल्कुल सिंपल है। वो सारी एक्टिविटी जो आप लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो चीजें डिफाइन की गई है, जो बाउंड्री सेट की गई है, उनके बियॉन्ड जाकर के करते हो ना, तो सारी क्या कहलाती है सर? आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस कहलाती है। और इन्हीं को आप लोग इलीगल, वॉइड और ऐसी एक्टिविटी कहते हो जिनको बाद में शेयर होल्डर के द्वारा भी रेटिफाई नहीं किया जा सकता। लीगल डेफिनेशन की बात करते हैं तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस स्टेट दैट ए कंपनी कैन ओनली परफॉर्म दोज एक्टिविटी व्हिच आर विद इन द स्कोप ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव क्लोज। याद रखिएगा, जो ऑब्जेक्टिव क्लोज के अंदर जो जो चीजें दी गई है ना, उनके विद इन आपको काम करना पड़ेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। एंड एनी एक्ट बियॉन्ड दोज एक्टिविटी इज कॉल्ड द अल्ट्रा वायरस एंड नल और ए वॉइड, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली
अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखिएगा। इसके अलावा ये जो आपका डॉक्ट्रिन का ओरिजिन कैसे हुआ, द डॉक्ट्रिन वाज फर्मली एस्टेब्लिश इन द केस, एक केस हुआ था जिसको आपको पढ़ना है। ये क्या है आपका एस बुरी रेलवे कैरिज वर्सेस द आयरन को लिमिटेड वर्सेस द रीच है, ठीक है, 1875 वाला केस है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इस केस स्टडी को भी आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया एग्जैक्टली डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होता है। इसके अलावा कई बार एग्जामिनेशन के अंदर ना आपसे पूछ लिया जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस की फीचर्स क्या होती है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं ये आपको एक्सप्लेन करना है, और यहाँ पे डॉक्ट्रिन के केस में क्या क्या एक्सेप्शंस देखने को मिलती हैं ये आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आप लोग की फीचर्स की बात करते हैं तो ये आपके शेयर होल्डर और क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, कि शेयर होल्डर बेसिकली आपके फंड का फॉर अथोराइज्ड पर्पज है उसका बेसिकली क्या ना कर सके, मिसयूज ना कर सके, ठीक है। ये आपके लीगल डिसिप्लिन को इंश्योर करता है, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, ये आपका शुरू से ही क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। उसके बाद आपका डायरेक्टर्स लायबिलिटी, माने इफ द डायरेक्टर एंटर इनटू द अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट दे मे बी हेल्ड ए पर्सनली लायबल, माने यहाँ पे अगर डायरेक्टर कोई भी इलीगल एक्टिविटी करता है तो फिर आपका बेसिकली पर्सनली लायबल हो जाता है। कॉन्सिक्वेंसेज माने अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो उसको आप लोग नल और वॉइड मानेंगे, एंड द कंपनी कैन नॉट sue और बी sued ऑन द बेसिस ऑफ द अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको याद रखना है। एंड प्रॉपर्टी एक्वायर्ड थ्रू एन अल्ट्रा वायरस एक्ट में बी रिकवर्ड बाय द कंपनी, ठीक है ना। तो अगर आप लोग ऐसा करते कोई भी प्रॉपर्टी बेसिकली एक्वायर करते हैं तो वो एक तरीके से रिकवर की जा सकती है। एंड डायरेक्टर में बी हेल्ड लायबल फॉर ब्रीच ऑफ द ड्यूटी इफ दे अथोराइज सच एक्ट, ठीक है ना। अगर कोई भी डायरेक्टर इस तरीके के एक्ट को अथोराइज करता है तो उनको पर्सनली लायबल माना जा सकता है, ठीक है। तो इतना कुछ लिख देंगे तो आई थिंक आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको कोई ज्यादा सिरदर्दी देखने को नहीं मिलेगी। अब अगर आप लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, स्टेट द प्रोसीजर फॉर द अल्टरेशन ऑफ ए रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको उस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है जो आप लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के रजिस्टर्ड ऑफिस के क्लोज के अंदर आप लोग बेसिकली अल्टरेशन कराना चाहते हैं, चेंज कराना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, वो स्पेसिफाई करता है स्टेट को एंड लोकेशन को वेयर द कंपनी इज रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड, ठीक है ना। आपका ऑफिस जिस स्टेट में और जिस लोकेशन पे रहेगा वो कहाँ पे आपका जस्टिफाई किया जाता है, आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज के अंदर। और अगर आप लोग कोई भी चेंज करते हैं इस क्लोज के अंदर तो फॉलो करना चाहिए प्रोसीजर लेड डाउन इन द कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर आप लोग प्रोसीजर की बात करते हैं तो डिपेंड करता है कि किस तरीके का चेंज आप लोग करना चाहते हैं, ठीक है ना। चेंज विद इन द सेम सिटी और ए टाउन, ध्यान दीजिएगा, आपको चेंज सेम सिटी या सेम टाउन के अंदर करना है, विद इन द सेम स्टेट बट डिफरेंट सिटी के अंदर करना है, या आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जाना है। समझ आए, तीन पॉसिबिलिटी है। अब ये डिपेंड करता है आपको कौन सा करना। अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे टाइप ऑफ चेंजेस एंड उनके प्रोसीजर की बात करते हैं तो सबसे पहला चेंज है विद इन द सेम सिटी एंड टाउन। अगर आप लोग सेम सिटी और सेम टाउन के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, बोर्ड रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग के अंदर पास करना है, फाइल करना है INC 22 विद द ROC विद 30 डेज ऑफ इट्स चेंजेस। इसके अलावा आपको क्या करना है, अटैच करना है प्रूफ ऑफ द न्यू एड्रेस, ठीक है ना। और लास्ट में जाकर के आपको क्या मिलेगा, नो अल्टरेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन दिस केस, यानी कि आपको MOA के अंदर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल सी 3 स्टेप, रेजोल्यूशन पास करा लीजिए बोर्ड मीटिंग के अंदर, आपको INC 22 ROC के साथ विद इन द 13 डेज ऑफ द चेंज फाइल कर देना है, और आपको आपके जो एड्रेस है उसका जो प्रूफ है उसके डॉक्यूमेंट अटैच कर देने हैं। आपका जो बेसिकली एड्रेस है एक सिटी के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है सर, अगर आप लोग सेम सिटी से एक दूसरी सिटी के अंदर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बोर्ड मीटिंग्स को बुलाना पड़ेगा, अप्रूव कराना पड़ेगा चेंजेस के लिए। उसके अलावा आपको आपका जर्नल मीटिंग पास एक स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए पास करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आपका MGT 14 13 डेज ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको फॉर्म नंबर INC 22 विद द ROC विद इन द 30 डेज ऑफ द शिफ्टिंग द एड्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आप लोग अपने एक स्टेट से दूसरी सिटी के अंदर अपने ऑफिस को चेंज करा सकते हैं। एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नीड टू बी अल्टर्ड टू अपडेट द न्यू लोकेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको MOA के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग एक स्टेट से और दूसरे स्टेट के अंदर जाते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये क्या हो जाता है सर, आपका कॉम्प्लेक्स
हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। तो इसका क्या प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको बोर्ड मीटिंग बुलाना पड़ेगा, आपको अप्रूव कराना पड़ेगा चेंज को, एंड फिक्स करने पड़ेगी डेट फॉर द ईजीएम। ईजीएम का मतलब क्या होता है, आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग, ठीक है। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग को होल्ड करना है, सेपरेशन रेजोल्यूशन को पास करना है। किसके लिए सर, आप लोग अल्टरेशन करना चाहते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज इन एमओए। उसके बाद आपको क्या करना है, अल्टरेशन ऑफ एमओए इटसेल्फ करना है। लास्ट में जाकर आपका एमसीडी 14 आरओसी के साथ विद इन द 30 डेज ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन भरना है, और आपको आईएनसी 23 फाइल करना है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस रहेगा। इसके अलावा आपको बोर्ड रेजोल्यूशन हो गया, स्पेशल रेजोल्यूशन, अल्टर्ड एओए, डिक्लेरेशन एंड द एफिडेविट, लिस्ट ऑफ द क्रेडिटर एंड डिबेंचर होल्डर, इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर एंड अप्रूवल फ्रॉम द रीजनल डायरेक्टर्स चाहिए। आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम द रीजनल डायरेक्टर, फाइल आईएनसी 28 एंड देन द INC 22 विद द ROC ऑफ द न्यू स्टेट। तो कुछ मिला करके ये आपका सिंपल सा प्रोसेस है, जिसको आपको पढ़ना है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछ लिया आपसे माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज व्हाट इज द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, हाउ कैन इट बी अल्टर्ड। देखिए अभी तक आपने क्या पढ़ा सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और उसका अल्टरेशन पढ़ा था, ठीक है ना। अब आपको क्या देखने को मिला है, अब आपको यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगेन आपका एक सेकेंडरी डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी होता है, जो डिफाइन करता है रूल एंड रेगुलेशन फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के रूल एंड रेगुलेशन को डिफाइन करता है। इट वर्क्स विद द स्कोप ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये काम करता है किसके साथ, स्कोप ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ, एंड इज बाइंडिंग ऑन द कंपनी इट्स मेंबर एंड द डायरेक्टर। माने आपकी जो कंपनी है, उस कंपनी के रिलेशनशिप आपके इंटरनल मैनेजमेंट के साथ क्या रहेंगे, इसको डिफाइन करता है। वही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक्सटर्नल लोगों के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप रहेगा, उसको डिफाइन करता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो डिफाइन करता है आर्टिकल को, कि आर्टिकल मींस द आर्टिकल ऑफ ए एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी एज ए ओरिजिनली फ्रेम्ड एज ए अल्टर्ड फ्रॉम द टाइम to time and in accordance with the provision of the company and previous company law or its act। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन हो सकता है, लेकिन जो मैंने आपको लिखवाया है ना, वो आपके डेफिनेशन बेहद आसान, इजी और अंडरस्टैंड हो जाएगी। आई होप कि इतनी चीजें आपको क्लियर रही होंगी। तो अब हम समझेंगे जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ना, उसके अंदर अल्टरेशन कैसे किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले समझो आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसका कंटेंट क्या होता है, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं। जैसे यहाँ पे आपको बताना होता है शेयर कैपिटल और आपका वेरिएशन ऑफ द राइट्स किस तरीके से हैं, अलॉटमेंट एंड द ट्रांसफर ऑफ शेयर क्या है, आपको बताना होता है रूल्स रिगार्डिंग बोर्ड मीटिंग एंड द जर्नल मीटिंग। इसके अलावा आपको बताना होता है अपॉइंटमेंट पावर एंड द ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर। इसके अलावा आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, बोरोविंग पावर क्या रहेगा, वाइडिंग अप प्रोसीजर क्या रहेगा, रूल फॉर कीपिंग द कंपनीज अकाउंट, ठीक है ना। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे बेसिकली देखने को मिलती है। सबसे जरूरी बात क्या है, अगर आप लोग यहाँ पे आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर अल्टर करना चाहते हैं, तो इसका जो जानकारी, कंपनी कैन अल्टर इट्स एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहले देखिए प्रोसीजर ऑफ द अल्टरेशन ऑफ एओए के अंदर आपको आपका बोर्ड मीटिंग बुलाना है और आपको अप्रूव करवाना है प्रपोजल एंड फिक्स करना है डेट फॉर द जर्नल मीटिंग, ठीक है। वो मीटिंग बुलाना है, उसके बाद आपको जर्नल मीटिंग फिक्स करना है, इश्यू करना है एक नोटिस फॉर द जर्नल मीटिंग। जर्नल मीटिंग के लिए ये नोटिस आपको भेजना है मेंबर्स को, डायरेक्टर को, ऑडिटर को एटलीस्ट 24 डेज बिफोर द मीटिंग, ठीक है। इसके बाद आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है। स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर एटलीस्ट आपका 75% मेजोरिटी होना चाहिए। जर्नल मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन 75 मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए एओए को अल्टर कराने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आपको फाइल करना है MGT 14 विद आरओसी के साथ MGT 14 को फाइल करना है। और ध्यान दीजिएगा, द रेजोल्यूशन मस्ट बी फाइल विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। इसको फाइल करना है आरओसी के साथ, और कितने दिन में, 30 दिन में ऑफ द पासिंग, ठीक है। इसके अलावा आपको इंश्योर करना है कंसिस्टेंसी विद द
एमओए एंड द कंपनीज एक्ट। और लास्ट में जाके क्या होगा सर, आपको अप्रूवल लेना है ट्राइब्यूनल से, इफ अगर आप लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं अनदर टाइप के अंदर, यानी कि आप किसी टाइप को ही चेंज कर रहे हैं तो उस केस में आपको ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लेना पड़ता है, वरना ये वाली स्टेप आपकी क्या हो जाती है, स्किप हो जाती है। ठीक है, ये कुछ बातें थी जो आपको पढ़नी है, बुनियादी पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने रेगुलर क्लासेस के अंदर भी पढ़े हैं। बाकी आप लोग पीडीएफ को गो थ्रो करेंगे तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है, रिपीट हो सकता है, तो प्लीज 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 मेक श्योर करके इस चीज को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना है। अब ध्यान दीजिएगा, आगे आप ध्यान दीजिएगा सर, आपका अल्टरेशन के अंदर है ना कुछ लिमिटेशन देखने को मिलती है। सर पहली लिमिटेशन क्या है, मस्ट बी बोनाफाइड एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, एक तो ये लिमिटेशन हो गया। दूसरा क्या है, मस्ट नॉट बी इलीगल और ए प्रपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, ये आपका तीसरा पॉइंट क्या है, मस्ट बी कॉन्ट्राडिक्ट विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, माने आपका ये क्या नहीं होना चाहिए, मस्ट नोट होना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्ट विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और चौथा पॉइंट क्या रहेगा, शुड नॉट इंक्रीज द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स अनलेस दे एग्री इन रिटर्न। ठीक है ना, जब तक आपके मेंबर्स एग्री नहीं होते हैं रिटर्न में देने के लिए, जब तक आपको क्या इंक्रीज नहीं करना है सर, उनका लायबिलिटी इंक्रीज नहीं करना। तो दीज आर द वेरी बेसिक लिमिटेशन ऑफ द एओए अल्टरेशन जिनको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और आपका सवाल है जो 101% पूछा जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ पे लिखा हुआ है द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इसको आपको एक्सप्लेन करना। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का क्या मतलब है। जब भी कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी के साथ किसी भी ट्रांजेक्शन या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है तो ये मान के चला जाएगा कि जो कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट है जस्ट लाइक एओए और आपका एमओए, वो उसने पढ़ा हुआ है, चाहे उसने पढ़ा नहीं हो, ये मान करके चलेंगे कि उसको इस चीज का नॉलेज है। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट क्या रहेगा सर, आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट रहेगा। ये उल्टा मान करके चलता है, जब आप लोग किसी भी कंपनी के साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं तो ये आप मान के चलेंगे कि आपका जो पर्सन है उसको इस चीज की जानकारी नहीं है, तो दोनों आपस में क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। इस पॉइंट को यहाँ पे आपको हाईलाइट करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है, एक आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट होता है। दीज आर टू डॉक्ट्रिन आर इंटर रिलेटेड होते हैं, व्हाइल द स्टेप प्रोटेक्ट द कंपनी, जिसमें पहले जो आपकी है ना कंस्ट्रक्टिव जो नोटिस है वो आपकी कंपनी को प्रोटेक्ट करता है, और इंडोर मैनेजमेंट आपके आउटसाइडर को बेसिकली क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की अगर आप लोग बात करते हैं तो दिस डॉक्ट्रिन सेज दैट एनीवन डीलिंग विद द कंपनी इज प्री अज्यूम्ड टू हैव रीड एंड अंडरस्टैंड इट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट। मैंने बताया ना उसने क्या पढ़ करके चला होगा सर, पब्लिक डॉक्यूमेंट पढ़ करके चला होगा, जैसे आपका एओए एमओए, सिंस दीज आर फाइल्ड विद द रजिस्टर ऑफ ए कंपनी एंड पब्लिकली अवेलेबल, आरओसी की वेबसाइट के ऊपर ये सारी चीजें अवेलेबल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मान करके चलते हैं, इसका इफेक्ट क्या रहता है सर, कोई भी मान लीजिए बिना पढ़े कोई भी बेसिकली डील के अंदर कोई पर्सन आ जाता है जिसकी वजह से कल को कोई नुकसान हो जाता है तो उसका इफेक्ट कंपनी के ऊपर ना पड़े, कंपनी सेफ जोन में रहे, दैट्स व्हाई ये इसका इफेक्ट होता है। कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए ना आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी योगदान रहता है। इंडोर मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, इज ए एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ ए कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ए लैंडमार्क केस। देखिए रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस द जो आपका टूरकेंट है, ठीक है ना, 1856 का, इसको भी आपको याद करना है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से भी सवाल आ सकता है, तो इस केस स्टडी को भी आपको पढ़ना है। ठीक है, अब ये एक्सेप्शन क्यों है ये आपको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अज्यूम करता है आउटसाइडर हैड रीड कंपनी डॉक्यूमेंट, एंड अगर आप लोग डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये प्रोटेक्ट करता है जनरली इनोसेंट आउटसाइडर को हु रिलाई ऑन द कंपनीज एग्जिस्टेंस अपीयरेंस एंड कैन नॉट वेरीफाइड इट्स इंटरनल वर्किंग। ठीक है, जिसने सिर्फ आपके इंटरनल वर्किंग को वेरीफाई नहीं किया, जो इनोसेंट लोग हैं उनको बचाने का काम आपका इंडोर मैनेजमेंट करता है। 10 इट बैलेंस फेयरनेस
आपका ensuring that innocent third parties are not penalized for the internal lapse of the company। तो बहुत बेसिक बात है दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए, यानी कि अगर आप लोग केवल कंपनी के प्रोस्पेक्टिव में बात करेंगे तो ये बायसनेस हो जाएगा, अगर आप लोग केवल आउटसाइडर के प्रोस्पेक्टिव में बात करेंगे तो ये बायसनेस हो जाएगा। दोनों के बारे में अगर आप लोग सोचते हैं तो ये आपका बैलेंस बनाने का काम करता है, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपको पढ़ लेना है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना, ठीक है। अब अगर आप लोग एक्सेप्शन की बात करते हैं टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, तो ध्यान दीजिएगा, द डॉक्ट्रिन डज नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग केस। किस किस केस में? आपका नॉलेज ऑफ ए इरेगुलरिटी, इफ द आउटसाइडर इज अवेयर ऑफ द इंटरनल इरेगुलरिटी, तो वो बेसिकली इंडोर मैनेजमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। उसके आप लोग कहेंगे नेग्लिजेंस होता है, इफ द आउटसाइडर फेल टू मेक मिनिमम जो आपका इंक्वायरी है, तो उस पर्टिकुलर केस में उसके आप लोग, इसके बाद आप लोग कहेंगे जो आपका फ्रोजरी है, इफ द डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन द फ्रोज्ड, तो उस पर्टिकुलर केस में एक्ट बियॉन्ड द अथॉरिटी और सस्पिशियस ऑफ ए इरेगुलरिटी। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है जहां पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर भी आपको एक्सेप्शन देखने को मिलता है। आपको एज इट इज अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आना, ठीक है। आई होप ये चीजें क्लियर रही होंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द पार्ट नंबर 1 ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द एंटायर कंपनी लॉ। हम लोगों ने करीब करीब एक सेशन का कंडक्ट अभी 1 से 1 घंटे का सेशन कंडक्ट किया है, जो आपका पार्ट 1 है, जहां पर हम लोगों ने मेजोरिटी ऑफ द उन तमाम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, जिनके इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बास, कीप लर्निंग।